अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी के हवाले से आज अभी थोड़ी देर में तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर ही मार्का हक़ के हवाले से भी एक मोनूमेंट है, उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान के दिफा को और भी मजबूत और तवाना बनाए और जो कामयाबी अल्लाह पाक ने मार्का हक़ में दी थी उससे भी बढ़कर कामयाबियाँ अल्लाह पाक पाकिस्तान को अता फ़रमाए। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इवेंट है रिसेंट डेज़ का, वो मुआहदा मक्का के हवाले से। इससे ज़्यादा एक आइडियल सिनारियो नहीं हो सकता कि तीन बड़े मुसलमान मुल्क जो हैं दुनिया के अंदर, सऊदी अरब जो हमारा मरकज़ निगाह है, मुस्लिम उम्मा का मरकज़ निगाह है, और इर्रेस्पेक्टिव कि वहाँ कोई आपकी डिफेंस डील है या नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम अगर पूछें कि जान कुर्बान करने के लिए तैयार है मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए, तो बग़ैर किसी सेकंड थॉट के पूरा पाकिस्तान हाथ उठाएगा कि हाँ हम ये काम करने के लिए तैयार बैठे हों। बड़ी ताकतवर फ़ौज है और अच्छा डिफेंस सिस्टम है उनके पास, तुर्की के पास, दूसरा वो मुल्क है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान जिसके पास एक मजबूत फ़ौज भी है और एक अच्छा डिफेंस प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म भी है। तो आइंदा आने वाले सालों में इस पूरे रीजन की पॉलिटिक्स चेंज होनी है। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेगा, जिसके पूरी दुनिया में 800 के करीब मिलिट्री बेसिस है, किसी और मुल्क के नहीं है। अमेरिका के 800 के करीब मिलिट्री बेसिस है, इस रीजन में भी कई दर्जन उसकी मिलिट्री बेसिस हैं, और उसको पीछे अब ग्रेजुअली हटना है इस ईरान वाली जंग के बाद, जहां ईरान ने सिर्फ खड़े रहकर उसको शिकस्त देने पे शिकस्त खोर्दा कर दिया उसको। ईरान के पास चलाने के लिए सिर्फ 2 हथियार हैं, एक मिसाइल और एक उसके पास ड्रोन्स हैं, और अमेरिका जिसकी मिलिट्री माइट थी, जिसके ऊपर ये था कि कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, उसकी मिलिट्री माइट की वो मिथ जो है वो ईरान ने सिर्फ अपनी यूनिटी से खड़े रह के तोड़ दी है। पाकिस्तान को अगर सोचें कि 8 दहाइयों में हमने क्या खोया और क्या पाया, तो एक चीज़ जो शायद हमें इस दफ़ा कर लेनी चाहिए, अगले 70-80 सालों में, 100 सालों में पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी। कायद-ए-आज़म के जो फरमूदात हैं वो हमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, उसकी सड़कों और चौराहों के ऊपर लिख देने चाहिए कि कायद-ए-आज़म ने कैसा पाकिस्तान सोचा था। क्या हमने वैसे ही पाकिस्तान बनाया जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा था, या कुछ और कर दिया इस पाकिस्तान के साथ। सिर्फ कायद-ए-आज़म के फरमूदात में, और कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स उठा लें और उसके पैराज उठा लें, 2-2, 3-3 पैरा उठाएं उनके, और उसमें से 1-1, 2-2 लाइनें हर चौराहे के अंदर मोटे हरूफ के साथ लिखें, जिसको हम पूरी कौम जो है 25 करोड़ लोग उसको ज़ुबानी याद कर लें। हमारे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं और मुताला पाकिस्तान की शक्ल में हम सिर्फ उनको गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की तारीखें याद कराते हैं, उसकी बजाय अगर कायद-ए-आज़म के अक़वाल उनको याद करा दें, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ क्या हैं, पाकिस्तान में जर्नलिज़म का तसव्वुर कायद-ए-आज़म की नज़र में क्या था, पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रेमेसी कायद-ए-आज़म ने क्या सोची थी, वो सारी चीज़ें खुद से तय हो जाती हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बहस मुबासे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो कायद-ए-आज़म के फरमूदात हमें ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। वो फरमूदात, वो स्टेटमेंट्स जो कायद-ए-आज़म की एक्चुअली हैं, वो नहीं जो हम चाहते हैं कि ऐसी हो जाती, वो एक्चुअल में जो कायद-ए-आज़म ने बयानात दिए हैं वो वाले। तो आज के प्रोग्राम में इसी इशू को लेकर आगे चलेंगे। हमारे साथ नियत हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी मूड। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बप्पी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपसे अगर 80 सालों का सफ़र पूछूँ और आगे कैसे बढ़ना है, तो आप कैसे समराइज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो जैसे कि साहब जानते हैं कि इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, और मार्का हक़ के हवाले से जो यहाँ पे एक मोनूमेंट जो है इस्लामाबाद में तमीर किया गया है, आज उसका इफ्तिताह भी है, और एक बहुत बड़ी तकरीब वहाँ पे मुनक्किद होने जा रही है। इसी तरह आप देखते हैं कि 13 अगस्त को पाकिस्तान के हर शहर में बड़े जोश व खरोश के साथ नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन अपने मुल्क की आज़ादी के दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए सड़कों पे आते हैं, और फिर ये सिलसिला कल शाम तक जारी रहता है। इसमें कई सरकारी, निजी, हर तरह की तकरीबात जो है वो होती हैं। तो मैं भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद सबसे पहले दूंगा आपके प्रोग्राम और आपके चैनल की वसातत से। मलिक साहब, जो आपने गुफ्तगू की वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुनासिब और वक्त की ज़रूरत है कि आज जो पाकिस्तान के बानी हैं हज़रत कायद-ए-आज़म, उन्होंने एक सोच और फ़िक्र के तहत एक डिमांड जो हज़रत अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें वो अपने मज़हब, अपने अकायद, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें, और उसके बाद
वो तमाम वैल्यूज़ जो हमारे मज़हब में हैं, हमारे तहज़ीब व तमद्दुन में हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान को चलाने के लिए जो मुख्तलिफ़ अदवार में आइन बनते रहे, फिर जो है इस वक्त हमारा जो मुत्तफ़िका आइन है 1973 का वो मार्ज़ वजूद में आया, तो उसके तहत ये ज़िंदगी जो है बड़े आज़ादाना तरीके से गुजारी जा सके और तरक्की की वो तमाम मनाजिल जो इकबाल ने एक शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया, खुदी का कॉन्सेप्ट दिया, उसके हवाले से कौम में वो जोश और जज्बा बरकरार रहे और हम वो तामीर व तरक्की के मनाजिल तय करते रहें। अब जो आपका सवाल है ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ी लंबी इस पर बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर में ये अर्ज़ करूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही कुछ मामलात ऐसे यहाँ पर शुरू हो गए कि जिसकी वजह से हम आज जिस जगह में होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वक्त के साथ साथ जो इर्तिका का अमल बेहतरी और तामीर व तरक्की का होना चाहिए था, उसको अगर देखा जाए तो हमारे मसाइल में इजाफ़ा हुआ है और आज जो हैं चैलेंजेस वो पहले से भी ज़्यादा हैं। अब इस पर हमें गौर करना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऐसे अवामिल हैं, उसमें किन किन का कितना किरदार है। मुल्क में माशाल्लाह लगते रहे ऐसे लोग आए जिन्होंने आइन को तोड़ा, और उसके बाद अगर सियासी हवाले से सियासी जमातों के किरदार को देखें तो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ अदवार में, ज़ाहिर है अब 1 साल और गुजरेगा तो 80 साल हो जाएंगे, क्या लोगों से वादे किए, क्या हमने लोगों को मंशूर दिए। मैं तमाम पिछले अदवार की बात रख के सब ने कोताहियाँ की, लेकिन अब डॉक्टर साहब अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो कौन सी चीज़ दुरुस्त करनी चाहिए? सर इसमें हमें अपनी प्रायोरिटी दुरुस्त करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए? सब नारा तो लगाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन अमली तौर पे हमें जब सबसे पहले पाकिस्तान को दिल और दिमाग में बसाना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात को पस पुश डालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक दूसरे के सियासी नज़रियात को और सियासी वजूद को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उसे बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना होगा। और अगर हमने अपनी अना और अपने जो खौल के अंदर हम अगर जिस तरह छुप के कोई फ़ैसले करते हैं, उन्हें पस पुश डालना होगा। पाकिस्तान आज भी, मैं बड़े दावे और बड़ी यकीन से आपको ये बात कह सकता हूँ कि दुनिया के पेशतर ममालिक हमने देखे हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो नेमतें, जो वसाइल दिए हैं और जो अज़ीम कौम दी है, यही हमारे बहन भाई पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में जाके दुनिया के हर मुल्क में बेहतरीन काम कर रहे हैं। किस किस शोबे में, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, हर शोबे में। वो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इन्हें हमें वो फील्ड देनी होगी जो यानी जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ भी हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हों, और वो फ़िज़ा अगर हम यहाँ पे कायम कर सकें तो ये कौम इस मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखती है। ज़रा नम है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, वो ज़रा नम करने की ज़रूरत है, वो ज़रा नम हम दे नहीं सके। आपने मेरी सारी गुफ्तगू को एक जुमले में समो दिया। बप्पी साहब से बिल्कुल ठीक कहा आपने। बप्पी साहब, आप क्या देखते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ना है और बहुत बड़ी हमारी एक एजुकेटेड यूथ है जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो जिस हम ज़रा नम का जिक्र कर रहे हैं वो ज़रा नम चाहिए, वो ज़रा नम करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? मलिक साहब, मैं आज मतलब तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली पीटीआई के रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी होने के नाते ना थोड़ा बात करना चाहूँगा ताकि आपको आस्पेक्ट क्लियर हो। पाकिस्तान ऐसा मुल्क था जो किसी भी ज़बान पे, किसी कौमियत की बुनियाद पे नहीं, एक मज़हब के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे बना था। बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं 50 साल का होने वाला हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें दुआ है और ये मुल्क हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा मारते मारते हर पाकिस्तानी जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, हमारे नारे ख़त्म होते। लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी ने जिस जिसका इस मुल्क के ऊपर दाग लगा है, जिस जिसका यहाँ पे कोई ना कोई दाग लगा है, उसने इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ख़त्म करने में कोई वार ख़ता नहीं होने दिया। क्या हम सियासतदान, क्या जज, जिसका हिसाब लगा है उसने अपना यहाँ खाता पूरा चुकाया है, क्योंकि मुल्क ख़त्म नहीं हो सकता। उसको ये पता था कि बस, और आप पूरी दुनिया में देख लें कि ये लोग कहते हैं कि जी अगर सबसे आसान ज़िंदगी रहने के हवाले से ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और अमुरा के लिए पाकिस्तान एक जन्नत है। ना टैक्सेशन का डर है, ना लॉ एंड ऑर्डर का डर है, कानून आपके हाथ, पैसा आपके पास हो तो आप जी सकते हैं। हकीकत ये है कि इस पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू था वो आइन और कानून की बालादस्ती थी। मैं नेगेटिव टर्म नहीं यूज़ करना चाहता, मैं किसी भी प्रोग्राम को ना पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन इस मुल्क में नहीं है तो आइन और कानून की बालादस्ती तो नहीं है। हर चीज़ ऐसे चल रही है कि कोई चीज़ कोई अपने फ्रेम में नहीं है। हम सियासतदान अपने फ्रेम में नहीं होते, हम चीज़ों को ऐसे लेके जा रहे होते हैं। आप अदलिया को देख लें, किसी भी इदारे को देख लें, हर बंदा अपने फ्रेम से बाहर निकलता और एक्सरसाइज करता है। मुल्क में जमहूरियत ही नहीं थी, बाकी सब कुछ था।
पिछले 70 साल में, एक 1960 और 70 की दहाई में जब मैं अयूब खान की वीडियोस देखता हूँ जब वो अमेरिका जा रहा था, तो मैं यकीन देने गूज बम्स आते हैं कि यार क्या मेरा मुल्क था, क्या नाम होता था। 80-90 की दहाई में, इवन के 2000 के शुरू में हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी। दुनिया के 100 ममालिक में हम सब पासपोर्ट पर जाया करते थे। आज शायद कीनिया और 2-4 ममालिक के अलावा हमें सब पासपोर्ट अंदर कुछ जाने को ही नहीं देता। सो हम कहाँ से इस मुल्क को किधर लेके आए? एक मुआवजे की ज़रूरत है, हर किसी को मुआवजे की ज़रूरत है, आपको, मुझे, तारिक फजल चौधरी साहब को और तमाम उन 25 करोड़ लोगों को। इस मुल्क को कहाँ खड़ा कर दिया, और उस पर ज़्यादा मूरद इल्ज़ाम हम वो लोग हैं जो इस मुल्क पे किसी ना किसी तौर पे हुक्मरानी करते रह गए। हमने अपने छोटे कॉज के लिए इस मुल्क को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने कैरेक्टर्स पे, अपने प्रिंसिपल्स पे, अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, और वो हल्की सी उस ताकत के लिए, उस ताकत के नशे को पाने के लिए हमने बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को कुर्बान किया। कई मैं पार्लियामेंटेरियन एज बात करूँ, एज अ सेनेटर, पिछले 5 साल में मैंने क्या खोया पाया? कितनी लेजिस्लेशन थी जो मैं लेके आया, जो मेरी मिल्क को कौम की आवाम के लिए थी? शायद कुछ भी नहीं। और कितनी लेजिस्लेशन मेरे सामने ऐसे आई जिसका आवाम की फलाह से ताल्लुक नहीं था, किसी ना किसी हवाले से इस मुल्क में एक ताकत के निज़ाम को और ताकतवर करने के लिए लाया गया। सो हर बंदे के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की जाए, हम सब शर्मिंदा होंगे, और यकीन करिए अल्फाज भी नहीं होंगे। मैं यहाँ बैठ के 100 कह सकता हूँ जी मैं बहुत ज़बरदस्त, मैं तारिक फजल चौधरी साहब, आप सब अगर हम मुआवजा करें और अपने आप से पूछें हमने मुल्क के लिए क्या किया, आई थिंक हमने कुछ भी नहीं किया। हम अपनी औलाद के लिए, अपने लिए जीते रह गए, और जब इस मुल्क की बारी आए तो हमने पहलू तरीका अख्तियार किया। आई गेस कल एक ऐसा दिन है जिसमें कम से कम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो नहीं, एक 14 अगस्त की रेजोल्यूशन लाई जा सकती है कि सोचें क्या मुल्क ऐसे और चल सकता है? क्या जो मैं बलूचिस्तान के हवाले से मेरे दिल में जो खौफ है, अल्लाह ना करे क्या ऐसा ना हो जाए, क्या KP के हवाले से कुछ गलत ना हो जाए। सो एट टाइम्स वी हैव टू बिकम अ नेशन। लेकिन हम तो छोटे छोटे गिरोह हैं, छोटी सियासी जमातें हैं, छोटी ज़बानों के ऊपर, छोटी कौमों के ऊपर हम ऐसा बेस्ड करके एक मुल्क बना चुके हैं कि अब उस तफरीक को शायद ज्वाइन करना, मुझे तो ख्वाब लगता है कि कभी अब कौम भी बन जाएंगे। हम ग्रोह बनते जा रहे हैं, कौम का जो ख्वाब था वो तो मेरे ख्याल कायद आज़म का कब का ख़त्म हो चुका। सो किताबों में तो चीज़ें बाकी है, प्रैक्टिकलिटी में शायद ये चीज़ बचती शायद एक ही शर्त है, वो मैं बहुत दफ़ा पहले भी कहा, डॉक्टर तारिक साहब से भी पूछता हूँ, फिर आप भी उसका जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब, एक मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जिसके पास जो ऑफिस है, आप वज़ीर हैं तो आप उस वज़ीर का काम अगर ईमानदारी से करें, मैं जर्नलिज्म हूँ तो एज ए जर्नलिस्ट मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। जिन्होंने जिस ऑफिस का हल्फ उठाया उस ऑफिस का सिर्फ काम अपना सही करें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। यहाँ चीफ जस्टिस अगर वो हॉस्पिटल की वेस्ट ठीक करने चले जाएगा, कोई फ़ौजी मार्शल्ला लगा के वो जमहूरियत ठीक करने बताएगा कि मैं ज़्यादा डेमोक्रेट हूँ, ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे 350 हैं ये जमहूरियत पसंद नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तान का जो हाल होना था वही हमारे सामने है ना पाकिस्तान। मलिक साहब देखें, मैं इसकी मिसाल हमेशा किसी भी मशीन के, और मिसाल के तौर पे आप गाड़ी के इंजन से ले लें, उसमें कई बड़े पुर्जे होते हैं, कई बहुत छोटे पुर्जे होते हैं। अगर छोटा पुर्जा भी उस इंजन में ख़राब हो तो ना वो इंजन चल सकता है ना गाड़ी चल सकती है। इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे हर शहरी जो है वो एक डिफरेंट पोजीशन पे है, कोई पोजीशन बड़ी है, कोई छोटी है, कोई कम अहमियत की हामिल है, कोई बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन ये तमाम पुर्जे जब तक मिल के काम नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और एहसास ज़िम्मेदारी के साथ सेनेटर साहब ने इस माशरे में और पाकिस्तान की क्यों हम वहाँ तक नहीं बढ़ सके, मुख्तलिफ़ खामियों की और कोताहियों की निशानदेही की। इसमें कोई शक नहीं है कि कमज़ोरियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल यही है कि हम जिस जिस जगह पे हैं वहाँ भी हम डट जाएं कि हमने इस मुल्क के लिए मेहनत करनी है, अपना काम ठीक करना, अपना काम ठीक करना। दूसरे के काम में तो बाद में उंगली उठाए, यूँ उंगली उठाना बहुत आसान है, पूरी पहले अपना काम ठीक करें, पूरी ईमानदारी से करें, इस लगन के साथ करें। देखें जो हमारे माशरे के अंदर बुराइयाँ हैं ना, मैं इसको किसी नेगेटिव साइड पर ना ले जाइएगा, दुनिया के पेशतर ममालिक में है। अब करप्शन की बात होती है, किस मुल्क में करप्शन नहीं है? ये नहीं है कि यहाँ पे सबसे बड़ी वजह जो है वो करप्शन है पाकिस्तान के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरफ आपने इशारा किया है, यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि राइट पर्सन हैज़ द राइट जॉब। अगर ठीक आदमी अपनी सही जगह के ऊपर हों और वो प्लेस करके उसके बाद उनसे काम लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को कोई भी अब बैरूनी ताकत, हमारे दुश्मन हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकते। मैंने एक जिक्र किया जैसे करप्शन का, दूसरे ममालिक में अगर आप देखें, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ममालिक में, पाकिस्तान से भी शायद ज़्यादा शरह हो करप्शन की, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको कौमियत नज़र आएगी, जहाँ उन्हें ये होगा कि हमारे मुल्क की सालमियत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली, इसकी मैशत, इसके ऊपर
मेरे किसी फेल से कोई आंच आ सकती है, दे विल नेवर कंप्रोमाइज़। तो ये जो कौमियत का एक तस्वर है ना, और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमें ये भी देखना है कि जब मेरे और आपके ज़माने तालिब इल्मी का दौर था, उस वक्त हमारा निसाब क्या था, हमें मुल्क के साथ मोहब्बत, इस सिस्टम को कैसे हमने आगे लेके चलना है, हम क्या पढ़ते थे, आजकल के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चों को कौमियत सिखाना, नौजवानों को इस मुल्क के साथ जोड़ना, अटैच करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिन चैलेंजेस का शिकार आज की नौजवान नस्ल है, उन्हें दूर करना भी ज़िम्मेदारी है उन लोगों की जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे सूबों में हैं, चाहे मरकज़ में हैं। तो मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी को सामने रख के ये बात कह रहा हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सर, कायदे-ए-आज़म के जो अक़वाल हैं ना, वो आप हमें पढ़ा दें, याद करवा दें पूरी कौम को पाकिस्तान, और उस पर अमल करना शुरू कर दें। अगर कायदे-ए-आज़म ने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, ये कायदे-ए-आज़म ने कहा है ना, हम उस पर अमल नहीं करते, उस पर अमल करना शुरू कर दें, पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। और आप ये देखें कि जैसे आपने कहा कि ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज़ है ये मिट्टी सा की, किस दौर में हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा। अभी आजकल के चैलेंजेस तो नहीं उन्हें अंदाज़ा था कि 100 साल बाद ये होगा, लेकिन उसके बावजूद एक सोच थी, एक फ़िक्र थी, और उन हस्तियों की एक विज़न थी। इसी तरह आप हज़रत कायद-ए-आज़म के अक़वाल उठा के देखें जो आप फरमा रहे हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जो बिल्कुल लगता है कि जैसे आज का दौर उनके सामने हो। उन चैलेंजेस को सामने रख के आप उन अक़वाल को देखें, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। उन्होंने कायद-ए-आज़म ने क्या बोला था कि हम सिविलियंस पॉलिसी बनाएंगे, यही बोला था ना। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो आप पूरे मुल्क का निज़ाम वज़ा कर देता है। बप्पी साहब, ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको समझने में कोई बहुत दुश्वारी नहीं है, सिर्फ हम उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं। मुतालिया पाकिस्तान बच्चों को रटाते हैं तारीखें, किस डेट को कौन सा इवेंट हुआ था। मुतालिया पाकिस्तान में ये नहीं बताते कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने ये फ़लसफ़ा दिया था, ये उनकी थॉट ये थी, फ़िक्र ये थी कायद-ए-आज़म की और अल्लामा इकबाल की। अगर वो फ़िक्र पढ़ा देंगे तो पूरा पाकिस्तान खुद ही ठीक हो जाएगा। मलिक साहब, माज़रत के साथ शायद अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप किसी को किताब पढ़ाएं और वो उससे मुतासिर हो जाए। अब तो प्रैक्टिकलिटी का दौर है, एंड वेरी फ्रैंकली अब बहुत दूर जा चुके हैं। वो सफ़र जो आज से 70 साल पहले करना था, अब वो 70 साल के बाद शायद अगर आप इस वक्त कौम को नर्सरी की क्लास से दोबारा वो सबक पढ़ाएं, अब शायद लेट हो चुका है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इस्लामाबाद जाता हूँ या लाहौर जाता हूँ, वहाँ मैं तरक्की देखता हूँ कि जनाब अंडर ओवर पासेस बन रहे हैं, ब्रिजेस अंडर पासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रही हैं, नहर के ऊपर जनाब वो सड़कें। जब मैं मुल्तान वापस आता हूँ तो मैं अपनी यहाँ पे सड़कें टूटी तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। जब यहाँ पे कोई बलोची या कोई खैबर पख्तूनख्वा का यहाँ पे होगा लोग, और वो यहाँ से देख के पेशावर या कोटा जाएगा तो उसको थोड़ी सी हार्ट बर्निंग होगी। फिर वहाँ से वो खुशदार जाएगा, फिर वहाँ से वो अगर तुरबत या अपना कच्छ में या मंद चला जाएगा, केच चला जाएगा, तो उसको ज्यादा तकलीफ होगी। Somehow we have forgot to believe कि इस मुल्क की 4 इकाइयां थी, उन चारों ने बराबरी की बुनियाद पे मूव करना था, वो पेस हम ख़त्म कर गए। सो इस्लामाबाद और लाहौर की मूवमेंट और है, कराची की और मुल्तान और फैसलाबाद की मूवमेंट और हो गई, पेशावर और कोयटा की मूवमेंट और हो गई। जब चारों इकाइयाँ थोड़ा पीछे पीछे चलती गई, अब वो सफ़र थोड़ा डिले हो चुका है। मैं आज आपकी बात से एग्री कर जाता हूँ कि ठीक है, मलिक साहब अब कह रहे हैं हमें अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के तमाम उन चीज़ को सबक पढ़ना चाहिए, बट अब वो हार्ट बर्निंग बहुत दूर जा चुकी है। कई हज़ारों लोग, कई लाखों लोग शायद इस गुर्बत और इस तफरीक का शायद खमियाजा भुगत चुके होंगे, भूख की शक्ल में, मौत की शक्ल में, किसी घर वाले की किसी तकलीफ की शक्ल में, कहीं तालीम, कहीं अखवानी, किसी और की शक्ल में। अब उस हार्ट बर्निंग को ख़त्म करने के लिए कोई ड्रेस्टिक काम करना पड़ेगा। अब वो जो कहते हैं ना कि अब हल्की फुल्की पिंच एंड सॉल्ट वाले से काम शायद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा ना कि करप्शन बाकी ममालिक में भी होती है, छोटी सी होती होगी कि हल्की फुल्की हो जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज, लेकिन हल आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो हमारे यही जो बड़े कह गए हैं ना, अल्लामा इकबाल ही ने कहा था ना कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ये अल्लामा इकबाल ने बोला था ना, नील के साहिल से लेकर चीजें सारी अंदर डाली हुई हैं। वो ताब खा के काशगर भी जाना था तो हमने कर लिया मुआहदा, लेकिन मुल्क के अंदर भी ये चीज़ें यूनिटी वाली, इकट्ठा करने वाली, 25 करोड़ लोगों को जोड़ने वाली, वो हमें उसी बयानात के अंदर मिलती हैं। हम अमल नहीं कर रहे बप्पी साहब, अमल करने की ज़रूरत है उनको।
सर एक अर्ज करता हूँ जी, मैं कहता हूँ अमल तो कर रहे थे यहाँ पे जिस किसी ने, कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरा लीडर इमरान खान है उसने स्टैंड लिया कि मैं वन पैच पॉलिसी नहीं और मैं जमहूरियत पे चलना चाहता हूँ और आइन और कानून पे चलना चाहता हूँ, 3 साल से जेल में चला गया, शायद नवाज शरीफ साहब ने भी भुगता होगा, शायद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी भुगता होगा, शहीद ने। सो सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और अपने अपने हिस्से की सज़ा भुगती। जिस किसी ने इस मुल्क में स्टैंड लेने की कोशिश की उसको सज़ा दी गई और निज़ाम ने सज़ा दे के सबक भी सिखाया कि इंसान बनो, ऐसे चल के करो। अल्लाह करे कि कोई और भी हिम्मत करे जैसे इन सब ने किया, जैसे मेरे लीडर इमरान खान ने किया। मैं तारिक फजल चौधरी वाली बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी ममालिक में करप्शन होती है, होती होगी, पाकिस्तान में नॉन करप्शन है। एक डेवलपमेंट फंड जो आता है ना सड़कों नालियाँ बनाने के लिए, पूरे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि पंजाब में 10% करप्शन हर डेवलपमेंट फंड पे, एक वो ठेकेदार से लेके DC पटवारी लेके सियासतदान तक वो हिस्सा खाता है। KP और सिंध में 15% होगा, बलूचिस्तान में 20% होगा, यानी कि 500 अरब का डेवलपमेंट फंड आता है, उस पर कम से कम 100 अरब की करप्शन पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में वो बिलों में ऊपर नीचे कर दी जाती है। ये नॉन करप्शन हम कंट्रोल नहीं कर पाए। सो जिस मुल्क के हालात ये हो कि उसकी 10-100 अरब उसके फिजल आउट हो रहा हो, वहां पे आप गुर्बत का क्या करेंगे? एंड अल्टीमेटली फिर बताऊं, ये जो हार्ट बर्निंग 4 यूनिट्स में पैदा हो गई है ना, इसको फॉर गॉड से दिस हैज टू स्टॉप। मैं कभी कभी ये दिल सोच के परेशानी होती है, क्या अल्लाह ना करे कभी मेरे नक्शे में कोई ऊपर नीचे होता है तो मैं उसको देखूंगा कैसे? आज से 20 साल पहले कि उसने मुझे कहा था कि जी एक नक्शा ऐसा भी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आया, मैं उसको देख के डरता था। जिन चैलेंजेस की तरफ वकील साहब इशारा कर रहे हैं, वो चैलेंजेस की तरफ नज़र हमारी रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, चैलेंजेस ये हैं, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन जो है पिछले 25-30 सालों में हमने ऐसी आसमान पे पहुँचाई है कि खौफ आता है। बप्पी साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा ताक़यामत कायम रखे, लेकिन कभी चैलेंजेस से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए सही अकल के साथ, हिकमत के साथ, डंडे के साथ नहीं। बिल्कुल ये बात ठीक है जी। और अब ज़रा बरह रास्त जो उन्होंने बातें की हैं ज़रा उस पर आ जाते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किसकी है? ये तो ख्वाहिशात है ना हमारी, साहब सबकी हैं, मेरी, आपकी, बप्पी साहब की। जो मैंने कहा कि चैलेंजेस ख़त्म होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आने चाहिए, मौक़े आने चाहिए, वो फ़िज़ा यहाँ पे ऐसी खुशगवार, हमवार और अपॉर्चुनिटीज़ उसकी ज़मीन होनी चाहिए नौजवानों के लिए, हम सब के लिए। लेकिन उसके लिए अब ज़िम्मेदारी किसकी है? ज़िम्मेदारी है इस वक्त मुल्क में मौजूद सियासी जमातों की, पॉलिटिकल लीडरशिप की। और उसमें मैं ये कहूँगा कि अपना हमने सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो हरारत पकड़ चुका है, उस हरारत को कम करने की ज़रूरत है। और सियासी जमातों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये आप गिला करते हैं, कोई कहता है जी सियासी जो स्पेस है वो कहता है कम हो रही है, कोई कहता है ज़्यादा हो गई है, सुकड़ गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? यानी हमने आपस में लड़ के, ये आज की बात नहीं है, इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, आज हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, पीछे चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं, किसने ज़्यादा इस आग में पेट्रोल डाला, किसने कम डाला, उसकी भी बात छोड़ दें। लेकिन सियासी जमातों और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये गौर करना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से ऐसे एक्शंस थे, किस तरह हमने एक अदम बर्दाश्त की फ़िज़ा कायम की इस मुल्क में, और उसकी वजह से फिर आप आज गिला कर रहे हैं जनाब कि पॉलिटिकल स्पेस। जब अयूब खान ने टेक ओवर किया उस वक्त किस इमरान खान या नवाज शरीफ ने हालात ख़राब किए थे? ये मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, वो तो हिस्ट्री तो ज़ाहिर है, मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे मद्देनज़र आए हैं। मैंने कहा अब यहाँ से अगर दुरुस्त करना है तो फिर हम यही बात कर सकते हैं ना कि पिछले 10 साल में, 15 साल में क्या हुआ और अगले 10 से 15 साल में हमने क्या अचीव करना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उस पॉलिटिकल फ़िज़ा को नॉर्मलाइज करें, मुल्क को प्रायोरिटी दें, इक़्तिदार। सर एक वो जस्टिस वो नज़रिया ज़रूरत वाले जस्टिस मुनीर, अगर वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ही बनते, नज़रिया ज़रूरत ईजाद ना करते, अपने हल्फ की पासदारी करते, जनरल अयूब वो काम ना करते, वो भी अपने हल्फ की पासदारी करते, और मैं ये सेम प्रिंसिपल चाहता हूँ आज मेरे और आप पे, बप्पी साहब पे भी अप्लाई हो, तो हम आगे बढ़ने के लिए रास्ता आज भी खोल सकते हैं। रास्ता खोलने पे तैयार नहीं है हम लोग, असल में अपना काम। असल बात यही है जो आपने की है ना, कि दूसरी बात यह है मलिक साहब कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, इस बात पे मैं बप्पी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ज़ातियात पे चली गई हैं। हर बंदे की प्रायोरिटी जो है ना वो सियासतदान है, वो फ़लाँ है। जब तक उसकी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं होगी, जो बात मैंने इससे पहले की है, नारे लगाने से नहीं, अमली तौर पे। और यकीन करें कि प्रायोरिटी जब पाकिस्तान होगी तो फिर आपके ये सारे मसाइल हल होंगे। ये सिंगापुर की एक प्राइम मिनिस्टर थी, उनके हवाले से ये बड़ा मशहूर उनका कौल है कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनी उस रात मैंने फ़ैसला करना था कि मैं अपने आप को बनाऊंगी या मैं मुल्क को बनाऊंगी।
और सुबह तक मैं फैसला कर चुकी थी कि मैंने सिंगापुर को बनाना है। और आज देखें वो मुल्क कहाँ है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिसने रात को ये फैसला किया हो कि मैंने पाकिस्तान बनाना। मलेशिया देखें, और जैसे ही मलेशिया का नाम आता है दूसरा नाम डॉक्टर महातिर मोहम्मद का आ जाता है। तो ये प्रायोरिटीज़ होती हैं, हमें इस प्रायोरिटी को सेट करना होगा। और आज भी वक्त नहीं गया। 1 मिनट में आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ। 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूलों से बाहर है। बेशतर पॉपुलेशन ऐसी है जिसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हेल्थ फैसिलिटीज़ मैसर नहीं है। अगर हम इन बच्चों को पढ़ा लें, पढ़ाने के बाद भी चैलेंज है क्योंकि आजकल एजुकेटेड यूथ जो है उसके पास करने को कुछ नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ा लें तो क्या हम पाकिस्तान को आइंदा 25 सालों में बेहतरी वाले रास्ते पे नहीं डाल सकते? बपी साहब। सर मुझसे पूछा जी? सॉरी दोबारा रिपीट कीजिए, मेरी आवाज़ कट गई थी। आपने क्या पूछा जी? माफ़ी जी, दोबारा मलिक बपी साहब, अगर ये जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं सिर्फ इनको हम पढ़ा लें, पूरी कौम को पढ़ा लें और कुछ ना करें, तो क्या हम बेहतरी की जानिब बढ़ने का सफ़र शुरू नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ यकीन करें सर, तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पूरी कौम की तकदीर बदल सकते हैं। एंड आज इस वक्त हालात ही हैं, मैं फिर तारिक फजल चौधरी साहब तरफ नहीं जा रहा, आज हालात ये कि जो सरकारी स्कूल का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ प्राइवेट स्कूल हैं और उनकी फ़ीसें इतनी हैं कि बच्चे आज किसी जगह रियलाइजेशन कर लेते हैं, एक एजेंडा इस साल रख लेते हैं कि इस साल में 2026 14 अगस्त को फैसला करते हैं हम 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल लेके आ जाएंगे, बाकी सारा छोड़ देते हैं। मैं आखिरी बात ये कह देता हूँ सर, जिस दिन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की डेवलपमेंट वही होगी जो खुशदार, लोरा और तुर्बत की होगी, जो बाजौड़, मोहम्मद और वजीरिस्तान की हो जाएगी, उस दिन पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आपको ये सोचना है कि ऑन बपी, तारिक फजल चौधरी, नदीम मलिक, हम तमाम वो लोग हैं, हमारे वो ही मामलात होने चाहिए जो एक बच्चा, जो एक फैमिली, जो बाजौड़ इतने दूर दूर लोग रहते हैं, उनके भी उतने राइट्स हैं जितने आपके और मेरे हैं। ये मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा। तरक्की सिर्फ मेरे घर में होना जो है ना वो खतरनाक है। तरक्की आपको पूरे के पूरे मुल्क में एक जैसी करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी अगर इस मुल्क में आगे मूव करना है, वरना आप जितना दिल करें इन शहरों में तरक्की करा लें, अगर ये जो पिछले लेस डेवलप्ड एरियाज अगर पीछे रह गए, पाकिस्तान शायद आगे नहीं जा सकता। ये हमारे जो बानी पाकिस्तान थे, उन्होंने 25 करोड़ लोगों को, जितने भी करोड़ थे उस वक्त, उन सारों को बराबर का शहरी कहा इसलिए था कि बराबर की अपॉर्चुनिटी उनको दें। आप उनकी बातें पढ़ें तो सही, उस पर अमल तो करें, यही तो कह रहा हूँ। आप हर चौराहे के अंदर 2-2 उनकी लाइनें लिखें, पार्लियामान के अंदर भी लिख के उनके बयानात लगाएं और वो याद करें, उस पर रोज़ाना तकरीर के अंदर उनके 2 जुमले ज़रूर कोट किया करें, सही होना शुरू हो जाएंगे हम। ऑन अब्बास बपी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, दोनों का शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। किसी ज़माने में इस पूरे रीजन के अंदर शायद पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने ये खलाई रॉकेट वगैरह और ये चीज़ें ऊपर भेजनी शुरू की थी, स्पार्क पर। उसके बाद हम सो गए, लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट आगे को चल रही है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो आपको बताएंगे कि क्या बड़ी एक मेजर पेशरफ्त होने जा रही। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में 2029 के अंदर एक चांद गाड़ी चांद के ऊपर हम भेजेंगे। वो मिशन जो चांद के ऊपर जाएगा और रिसर्च का काम करेगा। तफसील इसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए कुछ बोलने से भी गुरेज करूँगा। हमारे साथ हैं नजम शम्स साहब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जना-1, जिसका नाम दिया गया जना-1। नजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें जो इस मिशन की तो तफसील बताइए, कितना एडवांस, क्या रिसर्च करेगा और कब तक वो मिशन वहाँ चांद पर पहुँचेगा और डेटा कब पाकिस्तान आना शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी और पूरे इदारे की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह आपने इस मिशन के बारे में बताया, ये मिशन जो जना-1 लूनर रोवर है, चांद गाड़ी, जिसका नाम जना-1 रखा गया है, इसका अगर कॉन्सेप्ट देखें तो ये 2024 के एंड में अराउंड रखा गया। और ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो ILRS मिशन, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, जो चाइना के साथ हमारा कंबाइंड मिशन है, इसमें छांगा-8 मिशन के साथ लूनर रोवर इंशाल्लाह 2029 में चांद की सरफेस पे कदम रखेगा। और इसमें हमारे डिफरेंट आलात हैं। थोड़ा सा अगर देखें तो आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से सुपार्को ने स्पेशली पाकिस्तान के जो इंडिजीनियसली डिज़ाइंड और डेवलप्ड डिफरेंट स्पेस प्रोजेक्ट्स, सैटेलाइट्स, बोथ आपके मवासलाती सैयारे, ये कितना एडवांस होगा, क्या रिसर्च करेगा ये? जी, इसमें हमारे मेनली अगर देखें तो 3 डिफरेंट किस्म के पेलोड्स हैं। सबसे पहले इसमें एक रोबोटिक आर्म है
जो वहाँ पे डिफरेंट सैम्पल्स को सर्वे करेगा, उन्हें उठाएगा और वो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होंगे। इसके अलावा इसमें लैंग्वेज प्रोब है जो चांद की सतह पे प्लाज्मा का पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंट जगहों पे वो मेजर करेगा, और रेडिएशन एनवायरनमेंट मॉनिटर है जो चांद की सतह पे रेडिएशन एनवायरनमेंट को मेजर करेगा, ताकि नेक्स्ट मिशंस में जो मैंड मिशंस हों और जो आपके दूसरे आलात हों साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उनको कितनी रेडिएशन एनवायरनमेंट को सस्टेन करना है वो आप पता कर सकें। इसके अलावा इसमें एक आपने कहा अगले मिशन जो मैन मिशन होंगे जिसमें कोई इंसान अगर जाता है चांद की सतह के ऊपर तो उसके लिए रेडिएशन को मेजर करना है, कोई आपका प्लान है कि मुस्तकबिल में आप कोई मैन मिशन भेजेंगे? जी, बेसिकली ये है कि ये जो लूनर मिशंस और डीप स्पेस मिशंस होते हैं ये नॉर्मली आपने देखा होगा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से होते हैं। तो जो हमारा चाइना के साथ ILRS मिशन का कोलैबोरेशन है, इसमें जो आगे के नेक्स्ट सारे मिशंस हैं वो मैन्ड मिशंस हैं, और उसमें इंशाल्लाह हम चाइना की कोलैबोरेशन से हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह मैन्ड मिशन होंगे, और ऑलरेडी हमारा स्पेस में मैन्ड मिशन इंशाल्लाह इस साल जो है प्लान है। ये बताइए कि जो स्पार्को खुद अपना मिशन तैयार करके भेजेगा, एक तो वो चाइनीज़ एक हमारे जाएंगे एस्ट्रोनॉट उनके साथ, लेकिन आपका जो अपना मिशन जो मैन्ड मिशन है वो कब तक आप सोचते हैं कि चांद की सतह पर आप उतारेंगे? अभी जो है ये छांघाई 8 मिशन ये 2029 में इंशाल्लाह लॉन्च होगा। इसके बाद नेक्स्ट मिशन जो हैं, क्योंकि वो ये तवील मुद्दती प्रोग्राम्स होते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 से 4 ईयर्स में चाइना का ILRS नेक्स्ट मिशन है जिसमें होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान का मैंड मिशन प्लान किया जा सकता है लूनर रोवर के लिए। लेकिन ये कंबाइंड, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स हैं, तो ये उसके साथ तय होगा। नजम साहब, किसी ज़माने में स्पार्को इस पूरे एशिया रीजन के अंदर आप लोग पायनियर थे, ये अपर से स्पेस रिसर्च वगैरह में, रॉकेट वगैरह ऊपर भेजने में, फिर हम ब्रेक लगा दी थी। अब कोई हम अमली तौर पर कोई अच्छा काम तेज़ी से कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, या अभी आपको लगता है कि अभी रुकावटें हैं? आपने सही कहा कि स्पार्को बनने के बाद जो हो सकता है उस वक्त आला क़यादत की जो तरजीहात हैं वो डिफरेंट थी, उनकी वजूहात पे नहीं जाते हम, लेकिन लास्ट 2 डेकेड्स से अराउंड जो स्पार्को है उसकी में हमारे इदारे और क़यादत की भी मेन जो फोकस है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हसूल, और ना सिर्फ हसूल उसकी ख़ुद इन्हसारी की तरफ है। इसका मज़र ये है कि 2011 में पहला मवासलाती सैयारा पाक-60 वनार लॉन्च हुआ जो जॉइंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट था। उसके बाद लास्ट 3 ईयर्स में आपने देखा होगा हमारे अराउंड 7 सैटेलाइट्स जो हैं, जिनमें 4 से 5 सैटेलाइट्स जो हैं वो इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप्ड हैं स्पार्को इंजीनियर्स के, और 3 से 4 सैटेलाइट्स जो हैं वो कंबाइंड जॉइंट डिज़ाइन डेवलपमेंट है चाइना के साथ, वो लॉन्च हुए हैं और वो इन ऑर्बिट में सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी का हमने बढ़ाते हुए जो लूनर रोवर है इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये इंशाल्लाह डीप स्पेस में हमारा पहला कदम है अगर हम कहें डेवलपमेंट की तरफ। नजम साहब, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप मज़ीद इस शोबे के अंदर जो चांद की सतह हो या अपर स्पेस की जो रिसर्च का काम है उसके अंदर बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए कामयाबी की नई राहें खोले। नजम शम्स साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम दीजिए। अल्लाह हाफिज़।